हेलो बच्चों, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से यहाँ पे मैंने रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हेल्थ इशू था। इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहा था आप लोगों को, लेकिन अब मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की डेली क्लासेस लूँगा। हर दिन यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बीच की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। साथ में आप यहाँ पे अब मैथ की क्लासेस भी देखने को आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे देखिए, आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों को 100% लाभ मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्राइब्स दिक्कू एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, यानी कि आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 की जो हमारी अतीत वाली बुक है, इतिहास वाली बुक है, उसका चैप्टर अध्याय यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अध्याय चौथा है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ, पेन की साइज। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे इस पाठ्यपुस्तक में आए हुए प्रश्नों को, जो आपके चैप्टर के बीच के प्रश्न होते हैं। चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो उस चैप्टर के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको पहले देखेंगे, उसके बाद लास्ट में अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, रिक्त स्थान भरें। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश 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 के रूप में वर्णित किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में, जो भी चीज़ें होंगी ना, यहाँ पे मैं उसका आंसर कर दिया है। पहले में आपका क में जंगली और बर्बर भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, झूम खेती के में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। यहाँ पे आपका आएगा बिखेरना, दूसरे में आपका बिखेरना फिल हो जाएगा। तीसरा ग है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। भूमि का स्वामित्व मिल गया। और चौथे में है ग में, आप घ में इसमें दो फिल करना है। असम के यहाँ पे भरा जाएगा आपका चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, हम यहाँ पे सही और गलत का बताना है, ट्रू एंड फॉल्स है। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। झूम काश्तकार क्या करते थे, जमीन पर बीज को बिखेर देते थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। बिल्कुल सही है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो व्यापारी संथाल क्या करते थे, कृमिकोष से खरीदते थे, कृमिकोष खरीद कर उसे 5 गुना महंगे दाम पे बेचते थे। ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। बिसरा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने से जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। बिल्कुल सही था। बिरसा मुंडा ने ये अपने समुदाय के लोगों से आह्वान किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, घ है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। वो तो उनको खत्म कर देना चाहते थे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो घूम घूम कर बिजनेस करते थे काश्तकार, उनके सामने सबसे मुख्य समस्या क्या थी? तो घुमंतू काश्तकारों के सामने मुख्य जो समस्याएं थी वे इस पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई। यानी कि जो घूम घूम कर अपना काम करते थे, बिजनेस करते थे, वो उनको अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए कि घूम घूम कर वो जब बिजनेस करेंगे तो दामों को ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि घुमंतू काश्तकारों को बोल दिया कि आप घूम के आप बिजनेस नहीं कर सकते, एक जगह रहने पे मजबूर कर दिया। इससे क्या हुआ, घुमंतू काश्तकार जो थे वो स्वतंत्र रूप से जो इधर उधर घूम के अपना काम करते थे वो अब स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहे थे। दूसरा वजह था यहाँ पे, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। घुमंतू काश्तकार क्या थे, कहीं कहीं अपने खेती को कहीं पे भी बो देते थे, बिखेर के बो देते थे। एक जगह पे खेती करके फिर वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो रह जाते, दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब अंग्रेज़ों के द्वारा हल बैल का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उनको। जब मजबूर किया जा रहा था तो क्या हुआ, वो अच्छी खेती नहीं कर पा रहे थे। जब अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे तो वो लगान कैसे देंगे, लगान जो पैसे उनको खेती के बाद देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। तीसरा यहाँ पे है, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू किया क्योंकि वे घुमंतू खेती का या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? यानी कि जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था उस समय, उसके बीच में आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो यहाँ पे देखेंगे आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव, 3 पॉइंट में इसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहला पॉइंट है, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। दूसरा है यहाँ पे कारण, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था, ये उनकी ताकत में बदलाव आया। तीसरा बदलाव आया, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वो ताकत नहीं रही, वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। यानी कि वो जो काम वर्षों से करते आ रहे थे, सालों से करते आ रहे थे, अब अंग्रेजी शासन के दौरान वो कार्य करने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनकी ताकत और घट गई थी। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे हम देखिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पे, दिकुओं के आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो इस कई कारण थे यहाँ पे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर आके इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो यहाँ पे निम्नलिखित कारण थे। देखिए, दिकु आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार और तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिकु कहते हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए दिकु किसको कहते हैं। तो जो भी आदिवासी मिशनरी के लोग थे, सूदखोर थे, हिंदू जमींदार थे और अंग्रेज अधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था? दिकु कहा जाता था। अब दिकुओं से आदिवासियों को गुस्से के क्या कारण थे? पहला कारण देखिए ये है, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। यानी कि दिकु ही हमारे गरीबी और दयनीय अवस्था के कारण हैं, ये आदिवासी लोग मानते थे। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर देगी। तीसरा यहाँ पे है कारण, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पने जा रहे हैं। और चौथा कारण, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। ठीक है, ये कारण था। छठवां क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे है, बिसरा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? तो बिसरा की जो यहाँ पे कल्पना था स्वर्ण युग का, उसके लिए एक नज़र देख लीजिए। पहला,
मिश्रा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पना लेने का आह्वान किया, यानी कि हम अपने गौरवपूर्ण अतीत को फिर से जीवित करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो उनको मानते थे, उनको संकल्प लेने के लिए आगे आने के लिए कहा। दूसरा, मिश्रा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। इस तरह के स्वर्ण युग की उन्होंने कल्पना की। तीसरा कारण था, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। और चौथा यहाँ पे कारण है, मिश्रा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। ये था उनका, मिश्रा ने जो स्वर्ण युग की कल्पना की थी। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे आज के इस चैप्टर का। 7 प्रश्न है इसमें। 7वां प्रश्न है, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी की अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे देखेंगे जात्रा उराव के बारे में बता दिया मैंने। अगर आपको ये इस जात के बारे में, आदिवासी विद्रोह के बारे में लिखना है तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा। अगर अलग से कोई लिखना है तो आप अपने घर पे पता करके कहीं से लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम्पल के लिए इसको आप लिख सकते हैं। जात्रा उराव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से लेकर 1919 तक के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के किसी काम को नहीं करेंगे। उसने पोहन, महतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आ गए। तो ये था पूरा आपका इस चैप्टर का निचोड़। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सारे बता दिए। चैप्टर पढ़ना तो मैंने पहले बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, इससे आपके आसपास के जो चैप्टर हैं उनके भी लिंक वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर A to Z कोई भी चैप्टर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि 24 से लेकर 48 घंटों के बीच में 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ा दूंगा वो चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, किसी भी विषय का हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो बन गई है, और आप तक उसको देख के आसानी से अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।